अभी तक हमने ऑक्टेट रूल के बारे में बात की, हमने लिविंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की और हमने ये बताया कि जो क्वेश्चन हमने बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, और उसका आंसर हमें मिला था ऑक्टेट रूल से कि एटम्स इसलिए कंबाइन होते हैं ताकि वो अपने नजदीक वाले नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बन जाए और उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। ठीक है, लेकिन इस रूल की बहुत सारी लिमिटेशंस है। ठीक है ना, तो सबसे पहली लिमिटेशन जो है इसकी वो है हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमने अभी तक के स्ट्रक्चर्स में देखा कि हाइड्रोजन नीड्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट ओनली। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे, हमने उसमें देखा कि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको अपने नजदीक वाले नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ठीक, जबकि हमने ऑक्टेट रूल में देखा कि कोई भी एलिमेंट जो है वो तभी बॉन्ड बनाएगा जब वो अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करेगा। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन हाइड्रोजन। ठीक, नंबर सेकंड, दूसरी लिमिटेशन है जिनको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या हाइपोवैलेंट किनको हम कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स भी हमारे पास होंगे जिन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम BeCl2 का एग्जांपल ले लें, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। ठीक, इसी तरीके से इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ BeH2, ठीक, if we take the example of BF3, these examples are what we call as hypovalence। ठीक है ना, अगर आप बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, उसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो ये कैसे क्लोरीन्स के साथ रिएक्ट करेगा? क्लोरीन्स का हमें पता है ऑलरेडी, क्लोरीन्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए बेरिलियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? एक क्लोरीन के साथ। सिमिलरली दूसरा बेरिलियम दूसरे क्लोरीन के साथ बेरिलियम दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर करेगा। ठीक, नाउ इफ यू लुक एट द मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है दोनों का, लेकिन अगर आप बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? सिर्फ 2 और 2 4। ठीक है ना, सो दैट मीन्स अगर बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्टेट को फॉलो करना जरूरी कंडीशन होती तो बेरिलियम क्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बेरिलियम के पास बॉन्डिंग करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल नहीं हो रहे हैं बल्कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हासिल हो रहे हैं। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम के पास और 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं, we call such compounds as electron deficient compounds और hypovalence। ठीक, सिमिलरली BeH2 में भी ऐसा ही बिल्कुल केस होगा। बेरिलियम 1 इलेक्ट्रॉन 1 हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, so if you look at the number of electrons around the beryllium, it is only 4, such compound will be called as an electron deficient। सिमिलरली बोरॉन की अगर हम बात करें, बोरॉन के पास 3 अनप्योर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो 3 फ्लोरीन्स के साथ ही कैसे बॉन्ड बनाएगा? वी नो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, ये 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के साथ शेयर करेगा, दूसरा फ्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे बोरॉन के साथ शेयर करेगा, तीसरा फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन के साथ शेयर करेगा। तो फ्लोरीन्स अगर हम देखें, फ्लोरीन्स आर गेटिंग सेटिस्फाइड, देयर ऑक्टेट इज गेटिंग कंप्लीटेड, बट व्हाट अबाउट बोरॉन? बोरॉन का अगर आप देखें, बोरॉन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 ओनली। ठीक, तो इट इज नॉट एबल टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, स्टिल इट इज फॉरवर्ड। ठीक है ना, सो अगर ऑक्टेट को कंप्लीट करना जरूरी कंडीशन होता तो BF3 नहीं बनना चाहिए, मगर BF3 बनता है, स्टेबल कंपाउंड है, इसका बनना इस बात की गवाही देता है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना बॉन्डिंग के लिए जरूरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ दिस रूल इज दैट इज देयर आर सर्टेन स्पीशीज, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हमारे पास है जिनमें
होने तो चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। ठीक, तो नंबर थर्ड, तीसरी लिमिटेशन ऑक्टेट रूल की, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन रिच या इनको हम नाम देंगे हाइपर वैलेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच और हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स किनको कहेंगे? ऐसे भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास जिन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम के अराउंड 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें SF6, ठीक, तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। ठीक, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है? ये इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को 6 फ्लोरीन्स के साथ शेयर करवाएगा। ठीक है ना, सो दिस इज योर फ्लोरीन, इसके साथ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। सिमिलरली नेक्स्ट फ्लोरीन जो होगा वो भी बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही शेयर करेगा। एक और फ्लोरीन एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक और फ्लोरीन आएगा। ठीक, वो इसके साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। नाउ एक और फ्लोरीन आएगा, एक और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आप देखें हर कोई फ्लोरीन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। लेकिन अगर आप सल्फर का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो सल्फर के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। सो देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम सल्फर इन SF6। ठीक, सो अगर ऑक्टेट रूल सही होता तो ये कंपाउंड बनना नहीं चाहिए था, बट वी नो SF6 मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, SF6 एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है 6 फ्लोरीन्स के साथ। ठीक है ना, सो ये मॉलिक्यूल नहीं बनना चाहिए था, मगर इस मॉलिक्यूल का बनना इस बात का सबूत है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। ठीक, इसी तरीके से ये अनदर कंपाउंड जो आप खुद अब ट्राई करेंगे और आप कैलकुलेट करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के अराउंड पाए जाते हैं। ठीक, यू हैव PCl5। ठीक, तो आप देखेंगे इसमें फास्फोरस के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे। यू हैव IF7, यहां पे आप आयोडीन के अराउंड 14 इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। दैट मींस ऑक्टेट रूल को फॉलो करना जरूरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से एक और लिमिटेशन है, वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। ठीक, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि ऑक्टेट रूल बेस्ड है किसके ऊपर? इट इज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। तो जो कोसल और लेविस थे उन्होंने बताया था कि नोबल गैसेस बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इट वाज फाउंड दैट कि नोबल गैसेस भी असल में बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक है ना, सो जिनके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड थी वो खुद ही अब बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो दैट मींस कोई भी एटम उनकी तरह बनने की कोशिश क्यों करेगा? ठीक है ना, सो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, पर्टिकुलरली इसमें जीनॉन और क्रिप्टॉन जो है उसके बहुत सारे कंपाउंड्स देखे गए हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर यू हैव XeF2, ठीक, XeF4 है, ठीक है, यू हैव XeF6, इसी तरीके से जीनॉन बनाता है XeO2F2, ठीक, जीनॉन बनाता है XeO3, क्रिप्टॉन बनाता है KrF2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो जीनॉन और क्रिप्टॉन खुद नोबल गैसेस है, तो नोबल गैसेस बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं अकॉर्डिंग टू कोसल एंड लेविस, बट आगे चल के देखा गया कि नोबल गैसेस भी खुद बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए ऑक्टेट रूल जो है अब वैलिड नहीं है। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है इसकी इस ऑक्टेट रूल की, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स किनको हम कहते हैं? अभी तक हमने देखा कि कोई भी बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ठीक है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे मिल सकते हैं उस मॉलिक्यूल में?
या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर एक ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। मगर हमारे पास कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स है जिनके बॉन्ड्स में देखा गया है, जिनके बॉन्ड्स में दो के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं, ठीक है ना। और ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स, ठीक है ना। और उन बॉन्ड्स को हम नाम देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ठीक। सो व्हाट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड और एन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसे कहते हैं? नॉर्मल बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स के, हम सिर्फ 3 एग्जांपल्स यहां पे याद रखने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 इज NO। NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो हम कैसे करेंगे? इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेंगे? शेयरिंग। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन नाइट्रोजन कंप्लीट नहीं हुआ। नाइट्रोजन को अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है ना। अब ये अकेला इलेक्ट्रॉन जो यहां पे बचता है, ठीक, देखा गया है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहां पे बचता है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन जो सेपरेटली बचता है यहां पे, ठीक, वो नाइट्रोजन के पास नहीं होता है, बल्कि वो एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनाता है जिसमें नाइट्रोजन का ये लोनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और ऑक्सीजन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है। एज सच इस बॉन्ड की अगर हम बात करें, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें नजर आ रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ऐसे बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल सच अ बॉन्ड एज ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ऐसे मॉलिक्यूल को नाम देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, ठीक। सो यू रिमेंबर दैट इन नाइट्रिक ऑक्साइड this bond is a normal covalent bond, another bond is a normal covalent bond, but the third bond is an odd electron bond। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर बचता है, ऑक्सीजन के ऊपर भी एक लोन पेयर बचता है, ठीक। दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि किसने किसका इलेक्ट्रॉन कहां पे है, ठीक है ना। तो ये देखा गया है एक्चुअल स्ट्रक्चर्स में, ठीक। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। सो एज सच अगर हम देखें, यहां पे भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के? अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऑक्टेट रूल इज वायलेटेड। यहां पे देखिए ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑक्सीजन के पास भी 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनने चाहिए थे, बट दे डू एग्जिस्ट। सो ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ such odd electron bonds, ठीक। एक और एग्जांपल है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम नाम देंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। तो इसमें अगर आप इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे ऐसे होगा, नाइट्रोजन इन द सेंटर, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो क्या होगा? नॉर्मली एक ऑक्सीजन इसके साथ क्या बनाएगा? एक ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, मसला खत्म, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास बचा हुआ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन। अब ये भी क्या करता है? ये भी पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, ठीक। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है और नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक। नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक। सो यू कैन सी दिस इज अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, बट दिस इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सो अगर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिखें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, डबल बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स, इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के पास क्या बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक। लेकिन दूसरा बॉन्ड जो होगा दैट विल बी एन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है O2-, O2-. This ion is called as superoxide, superoxide ion। इस आयन को क्या नाम देते हैं? सुपरऑक्साइड आयन, ठीक। तो सुपरऑक्साइड आयन कैसे बनता है? सुपरऑक्साइड आयन देखिए, अगर O2 के ऊपर माइनस चार्ज नहीं होता तो इट वाज सिंपली O2। O2 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरा ऑक्सीजन देगा, ठीक।
ये ना ऑक्सीजन का O2 का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब चूंकि इसमें O2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आल्सो पार्टिसिपेट्स इन वन ऑफ द बॉन्ड्स, ठीक है ना। सो इस मॉलिक्यूल के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितनी चार्ज आएगी, माइनस, ठीक। सो इन सुपर ऑक्साइड आयन द स्ट्रक्चर इज O, सिंगल बॉन्ड O, और दूसरा बॉन्ड जो होगा दैट विल बी एन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक। और इस पूरे के ऊपर क्या होगी, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। सो इन स्पीशीज को हम नाम देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ठीक। तो ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे, वो ये कि इस ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हाफ कोवेलेंट बॉन्ड माना जाता है, ठीक है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को क्या माना जाता है, हाफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन O2 में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, 2। लेकिन अगर मैं सुपर ऑक्साइड आयन की बात करूं तो सुपर ऑक्साइड में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, यूल से ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है 1 और ये आधा कोवेलेंट बॉन्ड है 1.5 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सुपर ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से एक और लिमिटेशन है इसकी ऑक्टेट रूल की, वो ये कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस that holds the atoms together, ठीक। क्या मतलब है इसका, it could not explain the nature of attractive forces that holds the atoms together, ठीक। आपको पता है, अगर हमने लास्ट टाइम बताया था सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बना देता है, Cl इसका इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बना देता है, ठीक। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, समझ में आ रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से आया, ठीक है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में हमने कैसे बताया था, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, रिपल्शंस, ठीक है ना। तो इन दोनों की चार्ज क्या है, सेम, तो ये क्या करने चाहिए, रिपल्शंस, ठीक है ना। तो अगर ये रिपल्शंस करेंगे तो क्या ये स्टेबिलिटी इख्तियार करनी चाहिए, नहीं, ठीक। नाउ इनमें किस तरीके से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है जो इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन के साथ जोड़े रखता है, ठीक है ना। सो दैट मींस इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक। एक और लास्ट वाली लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या मतलब शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर लिखें, आपको याद होगा मैंने ऐसे लिखा, और इस मॉलिक्यूल में मैंने क्या किया, मैंने अपनी मर्जी से कार्बन के इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे हाइड्रोजन रखा, ठीक, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। इसी तरीके से जब मैं असल में इसका स्ट्रक्चर देखता हूं, असल में CH4 का स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से, तो हम वहां पे देखते हैं कि इस कार्बन के अराउंड जो ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये हमेशा एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रहते हैं, ठीक। और वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, H H H और H, ठीक है ना। इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं, वी कॉल सच एन अरेंजमेंट एज अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो अगर हम ऑक्टेट रूल से पूछें कि इसने 4 बॉन्ड्स जो बनाए हैं वो टेट्राहेड्रली क्यों अरेंज्ड है, ठीक है ना, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। इसी तरीके से वाटर का स्ट्रक्चर अगर हम बनाए, वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर आपने देखा होगा कि 2 बॉन्ड्स बनते हैं, किसी की मर्जी होगी ऐसे दिखा है, किसी की मर्जी होगी ऐसे दिखा है, ठीक है। बट असल में जब देखा जाता है तो वाटर में स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स एक एंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर की शेप, वाटर की जो शेप होती है वो एंगुलर होती है। अगर ऑक्टेट रूल से कहा जाए कि इसकी एंगुलर शेप क्यों है, इट कुड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन, ठीक। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस रिगार्डिंग द ऑक्टेट